और संधि के भेद। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः यानी अक प्रत्याहार, इसके अंतर्गत आता है अ, ई, उ, री और री। कह रहे अक प्रत्याहार के बाद यदि उसका सवर्ण उसी के समान वर्ण आए तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार यानी अ, ई, उ, री के बाद उसी के समान वर्ण आए तो दोनों मिलकर के उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। ह्रस्व अथवा दीर्घ अ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा। ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। इसको ऐसे भी सरल भाषा में समझ लीजिए कि यदि छोटा अ या बड़ा आ के बाद छोटा अ या बड़ा आ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। और यदि बड़ा आ के बाद यानी दीर्घ आ के बाद बड़ा आ दीर्घ आ आए तो भी दीर्घ आ हो जाएगा। जैसे विद्या धन अर्थी। यहाँ पर विद्या के अंत में क्या है? दीर्घ आ है। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ ह्रस्व अ है। दीर्घ आ और ह्रस्व अ मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ आ और हो जाएगा विद्यार्थी। बहुत से बच्चे लिखते हैं विद्या धन आर्थी, जो कि गलत है। प्रत्येक पद का अर्थ जो होता है वह सार्थक होना चाहिए। निरर्थक शब्दों के बीच में संधि नहीं होती है। तो विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। दूसरा उदाहरण देव धन आलय। पहले पद के अंत में क्या है? ह्रस्व अ है। देव वह शब्द जो व्यंजन है उसके अंत में उसके साथ क्या मिला हुआ है? ह्रस्व अ, क्योंकि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए देव में ह्रस्व अ है और आलय का दीर्घ आ मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा और बन जाएगा देवालय। इसी प्रकार परम धन आत्मा। परम म में ह्रस्व अ है और ह्रस्व अ और दीर्घ आ मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा और बन जाएगा परमात्मा। इसी प्रकार परम धन अर्थ, परमार्थ। धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। जहाँ पर भी ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाता है। इसी प्रकार ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाते हैं। जैसे मुनि धन ईश। यहाँ पर पहले शब्द के अंत में क्या है? ह्रस्व ई है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ई है। ह्रस्व ई के बाद यदि दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाते हैं और बन जाएगा मुनीश। इसी प्रकार रवि धन इंद्र। रवि के अंत में क्या है? ह्रस्व ई है और इंद्र के प्रारंभ में क्या है? ह्रस्व ई। यदि ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई आए तो भी दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाते हैं और बन जाएगा रवींद्र। नदी धन ईश। नदी, इस शब्द के अंत में क्या है? दीर्घ ई है और ईशा के प्रारंभ में क्या है? दीर्घ ई है।
दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएंगे और बन जाएगा नदीश। तो ह्रस्व अथवा दीर्घ अ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाते हैं, और ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाते हैं। ह्रस्व अथवा दीर्घ उ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ उ हो जाता है। जैसे भानु धन उदय, यहाँ पे पहले शब्द के अंत में क्या है? ह्रस्व उ है, और दूसरे पद के प्रारंभ में भी क्या है? ह्रस्व उ, और दोनों ह्रस्व मिलकर भी क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? भानुदय। भानुधन उदय का संधि होगा भानुदय। इसी प्रकार वधु धन उत्सव, वधु के अंत में क्या है? दीर्घ उ है, और उत्सव के प्रारंभ में क्या है? ह्रस्व उ। दीर्घ और ह्रस्व उ मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ उ हो जाएगा और बन जाएगा वधूत्सव। लघु धन उर्मी, यहाँ पर पहले पद के अंत में क्या है? ह्रस्व उ है, और दूसरे पद के प्रारंभ में भी क्या है? ह्रस्व उ, और मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ, और बन जाएगा लघूर्मी। इसी प्रकार ह्रस्व अथवा दीर्घ री के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ री आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ री हो जाते। जैसे होत्री धन ऋकार, यहाँ पर होत्री इस शब्द के अंत में ह्रस्व री है, और ऋकार के प्रारंभ में भी ह्रस्व री है। ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलकर के दीर्घ री हो जाएगा और बन जाएगा होत्रिकार। इसी प्रकार पितृधन ऋणम, पितृ के अंत में ह्रस्व री है, और ऋणम के प्रारंभ में भी ह्रस्व री है। ह्रस्व री और ह्रस्व री मिलकर के दीर्घ री बन जाएगा और हो जाएगा पितृणम। री के साथ अगर री मिलता है तो दोनों मिलकर भी क्या बनेगा? री, क्योंकि संस्कृत में ह्रस्व री ही होता है, दीर्घ री संस्कृत में नहीं होता है, और इसका संधि करने पर री होता है, री नहीं होता है। जैसे ह्रस्व री के साथ यदि ह्रस्व री मिलेगा तो री बनेगा। जैसे री धन ऋकार का होगा ऋकार, ऋकार नहीं होगा, क्योंकि री की जगह री का ही प्रयोग होता है।